नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब आप किसी नेता या पत्रकार के श्रीमुख से मुस्लिम वोट बैंक सुनते हैं तो आपके मन में कौन कौन सी छवियां उभरती हैं? मैं गेस करता हूं। क्या आप यह समझते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के सदस्य किसी इस्लामिक धार्मिक चेतना से प्रेरित होकर वोट करते हैं, किसी मौलवी के कहने पर ही वोट करते हैं? उनके बीच राजनीतिक दलों को लेकर कोई भेद नहीं होता, वे कभी मुद्दों के लिए वोट नहीं करते। मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ मुसलमान को ही वोट करता है। अब ये छवियां अकेले प्राइम टाइम से तो नहीं टूटने वाली हैं। वैसे भी मैं योगदान विरोधी पत्रकार हूं। अच्छा हो या बुरा, योगदान नहीं करना चाहता। सरल हिंदी में मुसलमान वो है जो इस्लाम का पालन करता है, मगर इस्लाम के अनुयायी कई पंथों में बंटे हैं। शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंद, बरेलवी, दाऊदी, बोहरा। भारत में तो मुसलमान अनेक जातियों में भी बंटे हैं। अगड़ा पिछड़ा, अमीरी गरीबी का भेद भी है। इन दिनों पिछड़ा और दलित मुसलमान अपनी अलग राजनीतिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। फिर भी हम एक मुश्त सवाल करते हैं कि मुसलमान किधर जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों को लगता है कि खाली पड़े स्टेडियम में 1500 मुसलमानों को बुलाकर भाषण दे देने से मुसलमानों से संवाद हो जाता है। एक आम मुस्लिम मतदाता के इस विवेक को मुस्लिम वोट बैंक कहकर कहीं उसका सांप्रदायिककरण तो नहीं किया जा रहा है। फिर पासवान, कुशवाहा या यादव वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक से कैसे अलग हैं? मुसलमानों के मुद्दे पर कोई बात क्यों नहीं करता? क्या उन्हें दंगों के संदर्भ में ही हमेशा देखा जाएगा? अब आते हैं माफी पर। राहुल पंडिता ने द हिंदू में लिखा है कि माफी इन दिनों राष्ट्रीय पास टाइम है। मुझे तो साफी की तरह सुनाई देती है। प्रचार का आरोप ना लगे तो हमारे नेता साफी की तरह माफी कर रहे हैं। मालूम नहीं खून साफ करने के लिए या खून माफ करने के लिए। किसी कानून में हत्या के आरोपियों के लिए माफी का कोई प्रावधान नहीं। नैतिकता का सवाल तो गर्त में ही चला गया है। इस माफी शब्द का प्रयोग दो नेताओं के लिए हो रहा है, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा राहुल गांधी। गुजरात के लिए नहीं मांगा तो सिख नरसंहार के लिए नहीं मांगा। पत्रकार जानकार तो किसी ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये दोनों नेता बालकनी में आएंगे और माफी बोलकर भाग जाएंगे। फिर सब ईद का चांद देखने के बाद की तरह माफी मुबारक करने लगेंगे। राजनाथ सिंह का बयान आता है कि अगर हमसे कुछ गलत हुआ है तो शीश झुकाकर माफी मांगेंगे। तो सबको लगता है कि माफी होने वाली है। एक और प्रसंग चल रहा है क्लीन चिट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत नहीं है। कई दलों ने इसे राजनीतिक विवाद के अंत होने के मौके की तरह देखा है। अब यह नहीं मालूम कि पर्याप्त सबूतों के अभाव में कहीं टाइटलर और सज्जन कुमार को क्लीन चिट मिल गई तो वे क्या करेंगे? 3 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस में हमारे आज के मेहमान विनय सीतापति ने लिखा है कि कांग्रेस और एनजीओ ने गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया, जिसके कारण बाकी दंगाई के अपराध और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के सवाल पीछे चले गए। इंसाफ की लड़ाई संदिग्ध हुई। सीतापति अपने शोध के जरिए बताते हैं कि दंगों के गुजरात सरकार दंगों के जिन मामलों की जांच और मुकदमा लड़ रही है उनमें 12 साल बाद भी सिर्फ 5% मामलों में सजा हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चले मामले में सजा 39% हुई है। सीतापति और राहुल पंडिता दोनों कहते हैं कि गुजरात में मोदी का दंगों की आरोपी माया कोडनानी को मंत्री बनाना और दिल्ली में कभी कांग्रेस का स्वर्गीय एचकेएल भगत को मंत्री बनाना क्या था? माया कोडनानी इस वक्त जेल में है। सीतापति के लेख में किसी नाजिर खान पठान का एक बयान है। वो कहते हैं कि दोनों हमें डराते हैं। एक हिंदू वोट लेने के लिए हमें डराता है तो दूसरा हमारा वोट लेने के लिए। हम इस माफी मांग को मुस्लिम वोट की प्रचलित राजनीति के संदर्भ में समझना चाहते हैं। यह एक तथ्य है, मुसलमान बीजेपी को वोट देता है 100%, तो वो किसी एक गैर बीजेपी दल को भी नहीं देता है। सवाल है कि बीजेपी क्या मुसलमानों को टिकट देती है, उसके क्या संबंध हैं? बीजेपी ने पिछले नवंबर में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 611 उम्मीदवार उतारे, जिसमें सिर्फ 6 मुसलमान थे। राजस्थान में 4 को टिकट दिया और 2 जीते। उससे पहले गुजरात, कर्नाटक में एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। जबकि इन चुनावों की रैलियों में बीजेपी ने खूब प्रदर्शित किया कि कितनी तादाद में बुर्के वालियां आई और कितने तादाद में टोपी वाले। कांग्रेस ने गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली में कुल मिलाकर सिर्फ 54 मुसलमानों को ही टिकट दिए। उसका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो सवाल यहाँ भागीदारी का है या माफी का या क्लीन चिट का? आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि 722 भारतीयों की जान बचाने वाले एक भारवाहक पोत के जहां कप्तान जैनुल आबिदीन को बांद्रा इलाके में घर नहीं मिला। वो खरीदने गए थे। ब्रोकर ने बताया कि जिस सोसाइटी में आप चाहते हैं वहां अलिखित नियम सा है कि मुसलमान को ना घर बेचना है ना किराए पर देना है। इसके खिलाफ कभी भी आप भारत के 2 नियंता दलों के 2 बड़े नेताओं को आह्वान करते नहीं सुनेंगे। क्या ये अपराध नहीं है? हम प्राइम टाइम में इन्हीं सब संदर्भों से बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं, अभी बीजेपी के नेता नलिन कोहली साहब आ जाएंगे। हिलाल अहमद है, सीनियर फेलो हैं CSDS से। अभी आप न्यूजीलैंड से लौटे हैं। नदीम जावेद साहब हैं,
प्रवक्ता हैं कांग्रेस के मौलाना खालिद रशीद साहब हैं, आप शाही इमाम लखनऊ से। विनय सीतापति साहब हैं, आपने इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखा था और जिसका जिक्र अभी मैंने किया, आप वकील हैं और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के छात्र हैं। शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीतापति जी, हम आपसे पहला सवाल, चूंकि आप बाहर से हैं और दूर से हैं, कब संपर्क रहे और कब चला जाए, हम ये जानना चाहते हैं कि क्लीन चिट या माफी को लेकर जो आज नलिन भी हैं, स्वागत है नलिन आपका, जिस तरह से एक प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, उसे लेकर बुनियादी दिक्कतें आपकी क्या हैं? नहीं, क्लीन चिट की ये बात ये है कि मैं ये मानता हूं कि भले ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ कानूनी सबूत नहीं है, डायरेक्ट क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट का सबूत नहीं है, बहुत से भाजपा अधिकारी, बहुत से संघ परिवार के सदस्य के खिलाफ सबूत है, गवाह हैं। एसआईटी और मजिस्ट्रेट ने काफी इन भाजपा के मंत्रियों, भाजपा के सदस्यों को जेल भिजवाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर खड़े हैं, जो जेल के बाहर रोम कर रहे हैं, उन्हें जेल के अंदर जाना चाहिए। अगर भाजपा, ये माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। भाजपा को 2002 दंगे के बारे में सच बताना चाहिए कि हाँ, मोदी जी से खिलाफ तो कुछ नहीं है, बट बहुत से भाजपा मंत्रियों, बहुत से पुलिस कर्मचारियों और बहुत से ऐसे सदस्य, संघ परिवार के सदस्यों के खिलाफ गवाही है, सबूत है। भाजपा को साफ साफ कहना चाहिए कि जो भी सांप्रदायिक लोग हैं, हमारे उनका कोई लेन देन नहीं है, कोई भी सियासी संपर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहिए, माफी से कुछ होगा नहीं। ठीक है, हम अब आते हैं आपके पास हिलाल, आपसे आपकी क्या दिक्कतें हैं जो इस तरह से माफ़ी की जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है? क्या आपको लगता है कि किसी के माफ़ी मांग देने से, दोनों ही संदर्भों में, सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में, नरसंहार के संदर्भ में और गुजरात नरसंहार दंगों के संदर्भ में, दोनों संदर्भों में कोई माफ़ी मांग लेता है तो क्या उससे एक राजनीतिक सफाई हो जाती है? इन चुनावों के संदर्भ में अचानक आज मतदान से 2 दिन पहले मांग लीजिए या 2 महीने पहले मांग लीजिए, जो एक सीतापति जो बात कह रहे हैं कि आप अपने राजनीतिक संबंधों पर बात नहीं करते, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि कुछ कांग्रेसी लोग उसमें शामिल थे। देखिए, आम आदमी पार्टी के आने के बाद एक रुचिकर चीज़ हमारे विमर्श में आई है, वो है विचारधारा। तो मैं इस माफ़ी को इसके 2 पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहला पहलू जो है इस माफ़ी का वो ये है कि जो सरफेस लेवल है, जिसमें कि आपको चुनाव में मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करना है, इसलिए आप एक माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ये माफ़ी जो है वो भाजपा के वैचारिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई है। और ये सवाल भाजपा के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उनकी मुसलमानों के प्रति नीति क्या है। क्या केवल माफी मांगने से वो नीति स्पष्ट हो जाती है? अगर इसको मैं थोड़ा सा खुलासा करूं तो मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। पहला उदाहरण जो है मेरा, वो है जो अभी राजनाथ सिंह ने माफी मांगी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा होगा तो माफी मांग लेंगे। तो ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा जो है वो 2 कोalition का पार्ट है और 2 कोalition एक दूसरे से अलग है। एक है संघ परिवार का कोalition, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा, वीएचपी और आरएसएस में फर्क है। भाजपा एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल होने के नाते उसकी जवाबदेही बहुत सारे समूहों के प्रति बनती है, तो इसलिए आपको इस तरह का स्टैंड लेना पड़ता है। दूसरा कोalition एनडीए का है, जहां पर कि आपको अपने ऐसे पार्टनर्स ढूंढने पड़ते हैं जो कि आपकी राजनीति में, जहां के आपके पास में नंबर कम है, आपको मदद करें। ऐसी सिचुएशन में जो माफी की पॉलिटिक्स है वो उससे निकलती है। ये एक पक्ष है जो कि सरफेस लेवल है, लेकिन इसका एक डीपर एस्पेक्ट भी है। वो ये है कि 1999 में संविधान की व्याख्या के लिए एक कमीशन बीजेपी एनडीए ने स्थापित किया था। वो कमीशन पहला ऐसा कमीशन था जिसने मुसलमानों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। दिलचस्प बात यह है कि उस कमीशन के ऊपर भाजपा शांत रही और कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सच्चर कमीशन रिपोर्ट आई तो भाजपा ने उसको ये कहा कि ये पृथकतावाद है, ये नए पाकिस्तान बनाने की मांग है। तो मेरा सवाल भाजपा के लोगों के साथ में ये होगा, ये सवाल इस तरह से आना चाहिए कि जब आरक्षण की बात आप ही के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूटेड एक अथॉरिटी, एक बॉडी कहती है और आप उसकी रिकमेंडेशन को बहुत सराखों पर रखते हैं, तो बिल्कुल सेम रिकमेंडेशन मेरे पास में इस समय प्रमाण है, बिल्कुल सेम रिकमेंडेशन जब सच्चर कमीशन रिपोर्ट देती है तो आप उसको पृथकतावाद क्यों कहते हैं? तो आज बाबरी मस्जिद मुसलमानों का मुख्य मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है आरक्षण।
आज मुद्दा है पिछड़ापन, आज मुद्दा है जातिगत आधार पर ओबीसी रिजर्वेशन। इन आधारों पर भाजपा, जो जिसने कि एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसने उस रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया कि मुसलमानों को और खास तौर से मुस्लिम ओबीसीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और राजनीतिक तौर पर मुसलमानों की भागीदारी कम है, इसके लिए राज्य को सोचना चाहिए। लेकिन यही बात जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट कहती है, या यही बात जब सच्चर कमीशन रिपोर्ट कहती है, तो भाजपा इस पर बिल्कुल उसको पृथकतावाद कहती है। ठीक है नलिन, हम आपसे जानना चाहते हैं, दो बातें हुई हैं कि एक तरह से जिस तरह से हमारी तरफ से, मतलब मीडिया की तरफ से या जानकारों की तरफ से, जो भी विशेषज्ञ हैं जो लिखते पढ़ते रहते हैं मीडिया के स्पेस में, उनकी तरफ से और आपकी तरफ से भी, और आपके पास जो सहयोगी आते हैं उनकी तरफ से भी, ये क्लीन चिट या माफी पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। हिलाल यहाँ एक सवाल उठा रहे हैं कि शायद अब बाबरी मस्जिद की घटना हो या फिर गुजरात दंगे हो, इस तरह के सवाल उसके बहुत अहम सवाल नहीं हैं, पहले नंबर के सवाल नहीं हैं, लेकिन जो आरक्षण का सवाल है, जो उसकी गरीबी का सवाल है, जो उसके हक का सवाल है, उस पर भी आपकी राय कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। विनय सीतापति ने एक और बात कही है कि ठीक है, क्लीन चिट तो एक नेता को मिला पर्याप्त सबूतों के अभाव में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दंगों में शामिल जो आपके दल के जो लोग हैं, जैसे माया कोडनानी बीजेपी की ही थी, उन पर बीजेपी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि उनसे अब क्या रिश्ता है और किस तरह का रिश्ता रहा, या ऐसे लोगों की अब हमारी पार्टी में जरूरत नहीं है, या जो लोग, जो संघ परिवार के लोग जो जेल गए हैं, जिन पे सबूत पाए गए हैं। तो इन दो संदर्भों में मैं आपका जवाब चाहता हूं, फिर मैं शाहिद जी के पास आऊंगा। रवीश जी, मैं आशा करूंगा कि जितना लंबा समय इन दोनों से मिला, क्योंकि चर्चा जो है भाजपा केंद्रित और हमारी नीति केंद्रित रहे हैं, ठीक है, तो मैं कई विषय उठाना चाहूंगा। हाँ। और मैं चाहूंगा स्वतंत्रता से उनको पहले उठाऊं। हाँ। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मुझे हमेशा ही, हाँ, और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, दंगों के ऊपर बहस केंद्रित एक दंगे पे हो पसंद नहीं है। मैं ब्लंट बात कहूं, मुझे बात ही करना पसंद नहीं आता है जब दंगों के ऊपर में बहस करते हैं, क्योंकि वहां लोग मर जाते हैं, परिवार खत्म हो जाते हैं, और मैं नहीं समझता ये मेरा दंगा है, आपका दंगा है, इससे कुछ बात आगे बढ़ती है। अगर दंगों के ऊपर में बात करनी है तो हम लोग बहुत दंगों की कर सकते हैं। अगर ब्लंटली बात करनी है कि इतने मुसलमान मरे, कितने हिंदू मरे, तो एक एक दंगे का हिसाब लेकर हम लोग जो है यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपने कुछ प्रश्न उठाए और मैं कोई प्रश्न से भागने वाला नहीं हूँ। गुजरात के परिप्रेक्ष्य में पहली बात है, अगर बात करना है तो ये पहला टेलीवाइज्ड दंगा था, उससे कोई आंकड़े जो है नहीं बदलते, और मैं कोई डिफेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये टेलीवाइज्ड दंगा था। लेकिन इस दंगे को लेकर 3-4 विषय बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात 2002 को लेकर बहुत असत्य भी फैलाए गए हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। एक एक करके मैं पहले कुछ फैक्ट्स को यहां रखना चाहूंगा, नहीं क्योंकि कंफ्यूजन चलता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है। साबरमती एक्सप्रेस का घटना हुआ 27 फरवरी को, मोदी जी उसी दिन गए, वहीं पर उनका बयान है, मेंटेन पीस, दिस इज नॉट अ कम्युनल इंसिडेंट, ये एक टेररिस्ट एक्ट है जी, ये रिकॉर्डेड है। 28 को दंगे टूट गए। ये आरोप लगा कि पुलिस जो आर्मी थी लेट बुलाई गई 5 दिन। लोग भूल जाते हैं कि 28 फरवरी के अगले दिन होता है 1 मार्च, ना 29 होता है, ना 30 होता है, ना 31, और आर्मी जो है 1 मार्च को लग गई थी। गुजरात में दूसरी बात कही जाती है कि पूरा गुजरात जल रहा था। वहां पर बेसिकली 1/4 ऑफ द टोटल पुलिस। नलिन, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, मुझे लग रहा है कि आप मेरे सवाल से आप पीछे जा रहे हैं। मैं अगर इस पे करता नहीं, मुझे आपको रोकना नहीं चाह रहा था। माया कोडनानी सब पे आऊंगा, हाँ, लेकिन आप अगर सीधे आ सकते थे माया कोडनानी पे, वो परिस्थितियां हैं, वो आप कभी और कह लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये गलत है, क्योंकि मैंने हिलाल अहमद से बहुत लंबी बात सुनी। हाँ, वो भी उनका अधिकार है। नहीं, आप 2 मिनट बोल लिए, 2 ही मिनट उनको बोलने दिया, उन्होंने कोई ये नहीं कहा, उन्होंने कहा दंगों के ऊपर में जब बात हो रही है तो गुजरात के तथ्यों को क्यों हम नहीं, आप क्या मुझे ये बता रहे हैं कि सिख दंगों के बारे में असत्य नहीं फैलाया गया? आप क्या मुझे ये बता रहे हैं कि भागलपुर या मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में असत्य नहीं फैलाया गया? मुसलमान मैं ये बात नहीं सर, मैं असत्य क्या फैलाया गया उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो नए संबंध है दोनों के, ये क्या संबंध है? आप क्यों अलग से सम्मेलन करते हैं कांग्रेस की तरह या समाजवादी की तरह? आपके नेता क्यों कहते हैं कि गलती हुई होगी तो हम माफी मांग लेंगे? क्यों कहते हैं? लेकिन मैं एक बात तो मैं इस पे बात कर रहा हूं कि ये रिश्ता कैसे बदल सकता है और क्या है, ठीक है ना? मैं तो खुद ही इस असत्य को कह रहा हूं कि मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, मैं तो कह रहा हूं।
रवि जी, मैं 2 वाक्य जोड़ना चाहता हूं यहां। जब जब गुजरात की बात होती है तो इस बात को पुलिस के लिए क्यों नहीं याद रखा जाता है कि 400 बच्चे जो है भावनगर के एक मदरसा से बचाए गए? मतलब ऐसा कि आप इस बात से क्यों गए? मतलब बात होती है कि सिर्फ हर दंगे में मृत्यु होती है, और कौन से दंगे का तथ्यों को लेकर बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सवाल का, मैं सवाल का बात कर रहा हूं कि क्यों आपके लिए माफी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों आपके लिए क्लीन चिट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? मैं आ रहा हूं एक एक करके आपके प्रश्नों उसी को चैलेंज नहीं, आप इसी पर बोलते हैं ना। आप 3 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट रुकिए, फिर मैं आता हूं। मैं आप शाहिद साहब के पास जाता हूं। शाहिद साहब, मैं ये जानना चाहता था, ठीक है, कि अक्सर जब भी चुनाव आते हैं तो ये इस तरह के संकेत और इस तरह के घटना, इन्हीं का जिक्र इतना प्रधान क्यों हो जाता है? कोई किसी से मिलता है तो वो टोपी में ही क्यों नजर आए, कोई बुर्के में रैली जाए तो वो बुर्के में क्यों अलग से पहचानी जाए? क्या इसके अलावा हम बीजेपी या मुसलमानों के संबंधों को, या कांग्रेस या मुसलमानों के संबंधों को, या मुसलमानों के आपस में जो राजनीतिक अंतर्विरोध है उसको नहीं देख समझ सकते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद से ही जितनी सेकुलर पार्टियां थी, खासतौर पर कांग्रेस, उसने सेकुलरिज्म का मतलब बजाय इसके कि हिंदुस्तान जो है एक मॉडर्न देश तब बन सकता है जबकि सेकुलर हो, हिंदुस्तान एक इंडस्ट्रियल देश तब बन सकता है जबकि सेकुलर हो, हिंदुस्तान एक यूनाइटेड देश बन सकता है जब सेकुलर हो, ये नहीं किया। उसने कहा कि सेकुलरिज्म इसलिए चाहिए कि यहां मुसलमान रहता है, सेकुलरिज्म इसलिए चाहिए कि हमें मुसलमान का वोट चाहिए। और सेकुलरिज्म का मतलब हो गया कि आप दरगाह में जा रहे हैं, सेकुलरिज्म का मतलब हो गया कि आप टोपी पहन रहे हैं, सेकुलरिज्म का मतलब हो गया कि उर्दू की बात कर लिया आपने, कभी शेर सुना दिया उर्दू का और कहा कि वाह 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 वाह, ये देखिए हम तो मुसलमानों के कितने हमदर्द हैं। लेकिन कभी आपने उनके सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को टेकअप नहीं किया। और ये जो एक वोट बैंक का शुरू हुआ 70s से, ये शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ ज्यादा, कि जैसे कोई भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कोई भी हाँक कर कहीं भी ले जाए। जबकि मैं मुसलसल पिछले 30 साल से इस बात को कह रहा हूं कि ये मिथ है। मुसलमान कभी भी वोट बैंक के तौर पर वोट नहीं किया। अगर साउथ में 1977 में इंदिरा गांधी के साथ गया साउथ, तो मुसलमान भी साथ गया, और नॉर्थ में अगर वो जनता दल के साथ गया हिंदू, तो मुसलमान भी जनता दल के साथ गया। बंगाल में अगर हिंदू सीपीएम के साथ जा रहा था तो मुसलमान भी सीपीएम के साथ जा रहा था। ये कहना कि मुसलमान आम धारा से हटकर वोट डालता, अगर डालता तो मुस्लिम लीग को डालता, शहाबुद्दीन की इंसाफ पार्टी को डालता। आज तक किसी भी मुस्लिम लीडर को और मुस्लिम पार्टी को मुसलमान ने वोट नहीं दिया। आए हैं बहुत से, लेकिन एक छुटपुट यहां वहां, एक हैदराबाद में एक पार्टी है जो पिछले 60 बरस से कोशिश कर रही है 1 से 2 सीट कर ले, वो 1 से 2 सीट नहीं कर पाई। मुस्लिम लीग केरला से बाहर नहीं निकल पाई। तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो हमेशा सेकुलरिज्म का मतलब समझता है कि मुझे मुसलमान के नाम पर वोट नहीं देना। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं वो समझती हैं कि मुसलमान को मुझे भयभीत करके, क्योंकि वो उसके इश्यूज पे बात नहीं करना चाहती। मैं सब पार्टियों में रहा हूं और मैंने ये देखा है कि हाईएस्ट लेवल पर जो लीडर हैं उनसे जब मैं कहता हूं कि साहब आप रिजर्वेशन की बात कीजिए, आप मुसलमानों की शिक्षा की बात कीजिए, वो कहते हैं शाहिद साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप बेकार की बातें करते हो, इस पे वोट नहीं देता मुसलमान की। तो जब हम हवा दिखाएंगे ना, आखिर में जाएंगे हवा दिखाएंगे तो अपने आप आके वोट देगा। कोई शिक्षा मेरा एक सवाल है जो हिलाल ने यहाँ उठाया है, शाहिद साहब, विनय सीतापति का तो सवाल नेपथ्य में ही चला गया, लेकिन जो हिलाल ने उठाया है, जैसे आपने कहा कि रिजर्वेशन के जो सवाल हैं, ठीक है, यही एक सवाल है। तो इस पर क्या आपको लगता है कि बाकी दलों की तरह, जैसे क्या बीजेपी के साथ जो भी मुस्लिम मतदाताओं के जो लोग वोट नहीं देते हैं, जो देते हैं, है ना, देते भी हैं, तभी इनके पार्टी में नेता हैं, अगर नहीं देते, गुजरात से पहले भी वोट देते थे और गुजरात के बाद भी देते रहे, वो प्रतिशत का अपना अलग अलग मसला हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध को बदलने के लिए क्लीन चिट जरूरी है, माफी जरूरी है, या रिजर्वेशन जैसे जरूरी मसलों पर बीजेपी की स्पष्टता जरूरी है? क्या जरूरी है? नहीं, ये बुनियाद बदलने की जरूरत है, बिल्कुल बेमाने है। मुझे बात कहने दीजिए। अच्छा सीतापति, मुझे कहने दीजिए बात। मुझे कहने दीजिए। देखिए, ये क्लीन चिट बेमानी बात है, क्योंकि क्लीन चिट हम किस किस दंगे पे किस किस को देंगे। यहां पे हाशिमपुरा हुआ था जहां बच्चों को निकाल के पुलिस वालों ने गोली मारी थी, कोई दंगा नहीं हुआ था, लेकिन आज तक एक भी पुलिस वाले को सजा नहीं हुई है। और किसी की माफी का सवाल नहीं है। जब नाइंसाफी होती है, जब क्राइम होता है, मर्डर होता है, तो उस पर माफी नहीं होती, उस पर सजा मिलनी चाहिए। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ के हिसाब से होना चाहिए।
असल मुद्दा जो है बीजेपी के सामने, कांग्रेस के सामने, सबके सामने कि मुसलमान पिछले 64 वर्षों में सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे इतना पिछड़ा क्यों है, क्या कारण है? ऐसा तो नहीं था 1947 में, तो नहीं था पिछड़ा हुआ, आज वो दलितों से पिछड़ा है। इसलिए इसके मुसलमान चाहता है, अगर बीजेपी इन इश्यूज पे, मुझे खत्म करने दीजिए, अगर मुसलमान इन इश्यूज पे बातें करे तो फिर मैं समझता हूं कि सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं रह जाएगा, दंगे का नहीं रह जाएगा, गुजरात के असल मुद्दे ये हो जाएंगे और इनके ऊपर मुसलमान देखेगा कि कौन ऑनेस्टली हमारे साथ बात कर रहा है और कहां वोट डाल सकते हैं। दो और मेहमान जरा रुके हुए। सीतापति जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ शाहिद की बात। हाँ नहीं, भाजपा के सामने सबसे बड़ा असमंजस ये है कि भाजपा की बुनियाद जो है वो कट्टर हिंदुत्व और हिंदू क्रोध से बनी हुई है। उसकी बुनियाद जो है 1984 में भाजपा को सिर्फ 2 सीट मिली, 12 साल बाद वो केंद्रीय सरकार उन्होंने बनाया। हिंदू क्रोध के ऊपर मुस्लिम आशंका बनी रखनी से उन्होंने ये बनाया है। भाजपा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिलाल, इससे आपसे सफाई मुझे बोलना पड़ेगा। हिलाल कहते हैं कि बीजेपी एक पेशेवर पार्टी है, मैं एक तरफा क्या विवाद, जो मर्जी बोले सीतापति जी, और मैं अपनी बात ना कह पाऊंगा। एक सेकंड रुकिए तो बेटा उठ जाता हूं, आप उनको रुकिए ना। आप क्यों इतना गर्म हो रहे हैं? आप झूठ, आप गर्म होने से थोड़े ना आपकी पोजीशनिंग हो जाती है। मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं और आप जो और भी 2 लोग नहीं बोल पा रहे हैं, 2 लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अब अपनी बात क्या लीजिए नलिन, आप नहीं ऐसे थोड़ी ना, आप डिबेट करिए। आपको दिया तो आप 4 मिनट तक कुछ और बोलते रह गए, आप निकाल लीजिएगा रिकॉर्डिंग में जब मैं बोलूंगा। अब आप अपनी बात कहिए तो। अरे पहले उनको बोलिए ना, वो बोल लिया उन्होंने। आरोप के ऊपर एक आरोप का मुझे जवाब तो देना। मेरा तो यही सवाल था कि जो है अगर आपने तय कर लिया, सीतापति जी को अधिकार है, पहली बात मैं कह देता हूं, इनको अधिकार है कि ये भाजपा को वोट दे ना दे, भाजपा को जो मर्जी समझे, मुझे वर्ल्ड का हिटलर अगला समझ लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात पूरी रखना चाहिए। डोंट इंटरप्ट मी यंग मैन, डोंट इंटरप्ट मी प्लीज, लेट मी फिनिश माय वर्ड, लेट मी फिनिश माय पॉइंट। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ अ डिबेट वेयर यू कैन स्पीक एंड डिस्टर्ब मी व्हेन यू लाइक। नलिन साहब, आप पोस्टर कर रहे हैं। नलिन साहब, आप ये पोस्टर कर रहे हैं, प्लीज। I want to finish my point. आप अपनी बात तो कहिए ना। अब मैं समझ गया कि आपके पास जवाब नहीं है नलिन। आप जब देखिए, ये आदमी इस तरह की दलील तब देता है जब उसके पास जवाब नहीं होता। आप अपनी जवाब, मैंने तो आपसे यही सवाल पूछा था, मुझे बीच में इन सब की बजाय जो आरक्षण के सवाल हैं, जो बाकी मसले के सवाल हैं, उस पर आप अपनी राय दीजिए। आप प्लीज खत्म करने, मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दीजिए, बाय और वॉच ले लीजिए, मोर देन दैट 1.5 मिनट ले लीजिए, प्लीज गो अहेड। पहली बात, असली मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा यह है कि ब्लंटली कह रहा हूं, किसी भारतीय या इंसान का इंडिया में रहते हुए उनका उत्थान ना हो, कोई पिछड़ा है, इस पर हम क्या है, मतलब डिबेट ये होनी चाहिए ना। क्या मुसलमानों को हम लोग इस अलग नजर से क्या डिबेट कर रहे हैं? मैं वही तो करने आया था। आप मेरा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। आकांक्षाएं नहीं है। आप मेरा इंट्रोडक्शन अगर सुनते तो आपको पता चलता कि मैं यही करने आया था। साथ उत्पीड़न किया है। मुझे बताइए, क्या 125 मुसलमान लोग निचले, मतलब हमारे जो पंचायत हैं मध्य प्रदेश में, चुन के नहीं आए? ठीक है, आप राजस्थान की बात करते, 4 में से 2 जीते तो सही ना। आप इस बात को क्यों नहीं देखते हैं? हो सकता है, लेकिन आप बताइए मुझे, कोई कॉन्क्रीट बात पे हम लोग बात करें कि कैसे उत्थान हो सकता है। आप सिर्फ आरोप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपने अपनी मानसिकता बना ली आरोप बनाने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीतापति जी या किसी और की, वो उनका अधिकार है। लेकिन एक कुछ भी बात रखे, हम उसको पूरी करें। मैंने आपको अफर्मेटिव एक्शन की बात करें, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम रिलीजियस बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन के पक्ष में नहीं है। इवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मुस्लिम पीपल डिबेटेड दिस, पीपल इन द कैबिनेट वर अगेंस्ट इट। तो मतलब इसका एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य है। यहाँ स्टूडियो में बैठ के कोई एक विशेष व्यक्ति हिलाल ने एक उदाहरण दिया, जब आपने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था तो उसकी ये रिपोर्ट है कि दी जा सकती है। ठीक है, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। एक रिपोर्ट बनी, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट्स हैं। किसी चीज को ये तो नहीं कहा ना, उन्होंने अपना व्यू रखा, उसको एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना ये कोई अधिकार हो गया क्या? ठीक है, मैं ब्लंट बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने संविधान की नींव में इसकी कल्पना नहीं है, उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं? खालिद रशीद साहब, मैं यही बात करने आया था कि ये माफी क्लीन चिट की राजनीति छोड़ के क्यों ना उन मसलों पर स्पष्टता ली जाए और उन मसलों के आधार पर बीजेपी या किसी समुदाय या जाति के आधार पर उसके संबंधों को देखा जाए। ठीक है, भाजपा के सामने सबसे बड़ा मसला ये नहीं है। भाजपा के सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भाजपा के पास आत्मविश्वास है कि वो खुद सत्ता बना सकती है, तो वो डेवलपमेंट के बारे में बात करती है।
जब भाजपा के सामने आत्मविश्वास नहीं है, ठीक है कि सीतापति जी, मेरा ये सवाल खालिद रशीद साहब से बारे में बात कर रशीद साहब, जो आप रशीद साहब, ये है जब रशीद साहब, मेरा सवाल आपसे है रशीद साहब, जो शाहिद सिद्दीकी ने भी कहा कि ये इतने प्रतीक हो गए हैं कि आप लोग भी उसी तरह से उन प्रतीकों को लेकर इन सम्मेलनों में चले जाते हैं, इन सम्मेलनों में यही दावेदारियां करते हैं कि कोई माफी मांग ले या कोई क्लीन चिट का इस्तेमाल कर ले तो हम चले जाएं। भाई अगर आपको जाना है, अगर आपको वोट देना है तो आप उसका मैनिफेस्टो मांगिए, देखिए कि उसके बाद में अगर बीजेपी कहती है कि हम कोई रिलीजियस अफर्मेटिव एक्शन के पक्ष में नहीं है, हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिसमें सबका विकास होगा और सब उसमें भागीदार होंगे, क्या आप इस राय के हिमायती हैं? देखिए, 2-3 मुद्दे बहुत अहम हैं। अभी सब यहाँ पे जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं सबने अपनी बात रखी है, तो इनसे गुजारिश है कि खामोशी के साथ थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू सुन लें। पहला मुद्दा तो यह है, सबको अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि इस वक्त पूरे इंडिया में जो वोटर्स हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद यंगस्टर्स की है। उसी तरीके से मुसलमानों में भी सबसे बड़ी तादाद जो है वोटर्स में वो यंग मुस्लिम्स की है। और ये यंग मुस्लिम चाहते ये हैं कि उनको आज़ादी के साथ अपने मजहब पर अमल करते हुए डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे ले जाया जाए। अब जहां तक माफी का सवाल है, तो दुनिया का कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि जहां पर हजारों की तादाद में कत्लेआम किया गया हो वहां पर कोई शख्स एक माफी मांग ले और कोई उसको माफ कर दे। और जो माफी मांगी गई उसमें ये बात वाजे नहीं की गई कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में या गुजरात राइट्स के सिलसिले में या किस सिलसिले में माफी मांगी गई है। और जहां तक बीजेपी के नजरिया का सवाल है, तो बारहा ये बात कही गई कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, आर्टिकल 341 के सिलसिले में, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के आर्टिकल 370 के सिलसिले में, और जो मुसलमानों का जनरल रिजर्वेशन है उस सिलसिले में बीजेपी के क्या नजरियात हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। और जो दूसरी बात आपने ये कही कि कुछ मुसलमान जो हैं वो किसी अगर फंक्शन में चले जाएं, तो इतनी बड़ी आबादी में अगर 200-300 मुसलमान किसी एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाएं तो उससे यह कतई बात नहीं समझनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक एक पार्टी की तरफ चला गया।